नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम मॉडल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और आप सब भी मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। मॉडल डेवलपमेंट के 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 भागों में हमने क्रियात्मक विकास क्या है, उसका महत्व और विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया है। आज हम भाग 4 प्रारंभ करें। भाग 4 में विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास को। बच्चों, क्रियात्मक विकास चाहे शिशुअवस्था में हो या बाल्यावस्था में, सदैव ही विकासात्मक निर्देशन नियम के अनुसार के ही चलता है। इस नियम के अनुसार पहले सिर, मुख, धड़, भुजाएं, इनमें विकास होता है, फिर पैर और टांगों में होता है। इन विभिन्न क्षेत्रों में बालक में जो प्रमुख विकासात्मक कार्य होते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास की, और फिर हम आ जाएंगे नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास पर। गर्भकालीन अवस्था में जो क्रियात्मक विकास होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक विकास शिशु जन्म से पूर्व ही हो जाता है, जबकि बच्चा माता के गर्भ में पल रहा होता है। और इसका अनुभव सबसे पहले गर्भवती माता 5-6 महीने में करती है, जब बालक हाथ पैरों को हिलाता है, सिर से धक्का देता है, करवट बदलता है ना। तो इन सब अवस्थाओं में गर्भस्थ शिशु का करवट बदलना, पलटना, शरीर को मोड़ना, हाथ फेंकना, पैर पटकना, ये सब शामिल होता है। तो ये हमने बात की बच्चों कि गर्भकालीन अवस्था में बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है और वो कई क्रियात्मक कार्य भी करता है। जब माँ क्रियाशील होता है तो शिशु की क्रियाशीलता, जब माँ क्रियाशील होती ना बच्चों, तो शिशु की क्रियाशीलता कम हो जाती है, और जब माँ बहुत थकी हुई होती तो गर्भ से शिशु की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो माँ की क्रियाशीलता और थकान भी गर्भ से शिशु की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं बच्चों नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास की। शिशु में क्रियात्मक विकास तभी से प्रारंभ हो जाता है जबकि वो माता के गर्भ में होता है, जैसा कि अभी हमने बात की थी। और जन्म के बाद भी शिशु कई क्रियात्मक क्रियाएं करता है, जो बच्चों की ऐसी होती है वो बिल्कुल निरर्थक होती है और उद्देश्यहीन होती है, और इसी कारण से वो पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित होता है। तो जैसे कि जन्म के 2 दिन बाद शिशु कभी अपनी आंख को बंद करता है, कभी खोलता है, कभी प्रकाश की ओर देखता है, कभी नहीं देखता है। तो इस तरह से उसका ये सारे कार्य चलते रहते हैं, है ना बच्चों। तो इस ढंग से वो अपनी क्रियाएं करता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कभी उंगलियों को चूसता भी है बच्चों, कभी मुंह को बंद करता है, कभी मुंह खोलता है, कभी रोता है, कभी क्या करता है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये सभी क्रियाएं शिशु की स्वतः वाली क्रियाएं हैं, उसका इन क्रियाओं पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो ये सभी क्रियाएं निरर्थक होती है और उद्देश्यहीन होती है। लेकिन ये क्रियाएं भले ही निरर्थक हो, उद्देश्यहीन हो, लेकिन शिशु विकास में इनका बहुत महत्व होता है, क्योंकि बच्चों यही तो वो क्रियाएं होती है ना जो आगे जाकर के विकसित और परिष्कृत हो जाती है और क्रियात्मक कौशलों का आधार बनाती है, और इसी के आधार पर शिशु बड़ा होकर के कई क्रियात्मक कौशल सीखता है। तो नवजात शिशु जो क्रियात्मक कौशल करता है बच्चों, उसकी क्रियाओं को मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा जाता है। सामान्य क्रियाएं, समूहीकृत क्रियाएं भी कहा जाता है, और विशिष्ट क्रियाएं। बच्चों सामान्य क्रियाओं को समूहीकृत क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि जब शिशु किसी एक अंग को, नवजात शिशु की हम बात कर रहे हैं, आप नहीं भूलें, जब शिशु किसी एक अंग को हिलाया या डुलाया या हम गुदगुदाएं, तो शिशु की क्रियाशीलता केवल उस अंग में नहीं होती, बल्कि उसका पूरा शरीर क्रियाशील हो जाता है, संपूर्ण अंग क्रियाशील हो जाते हैं। यदि शिशु के एक हाथ की मुट्ठी को खोला जाए तो बच्चों पता है आपको, वो दूसरे हाथ की मुट्ठी भी स्वतः खोल देता है। इसी प्रकार अगर आप उसके एक पैर के तलवे को सहलाएं तो वो अपने दोनों ही पैर की अंगुलियों को पंखे के समान फैला देगा और घुटने मोड़ने लग जाएगा।
करवट लेने की कोशिश करेगा। तो इन सारी क्रियाओं में उसका क्या होता है बच्चों, पूरा शरीर क्रियाशील हो जाता है। तो एक ही क्रिया के उद्दीपन से, ठीक है ना, कि मतलब एक छोटी सी क्रिया से उसका पूरा शरीर गतिशील हो जाता है। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब सामान्य क्रियाएं समाप्त हो जाती है तो शिशु जल्दी ही थककर सो जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ बच्चों, पूरा शरीर एक साथ क्रियाशील होता है, जिससे कि अधिक मात्रा में ऊर्जा का व्यय होता है। शारीरिक कष्ट, पीड़ा और भूख की स्थिति में सामान्य क्रियाएं बढ़ जाती है, जिसके कारण कि बच्चा हाथ पैर को पटकना, जोर जोर से रोना, तीव्र शोर और अधिक गर्मी के कारण परेशान होना, ये सब क्रियाएं उसकी बढ़ जाती है। और विशिष्ट क्रियाएं कौन सी हैं बच्चों? विशिष्ट क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती है जिन बच्चों, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि विशिष्ट क्रियाएं भी पुनः दो प्रकार की होती है, सहज अनुक्रियाएं और सामान्यकृत अनुक्रियाएं। ठीक है, तो हम अभी जैसे आपने सामान्य समूहीकृत के बारे में पढ़ा कि एक अंक के क्रियाशील होने पर शिशु का पूरा शरीर क्रियाशील हो जाता है, शिशु अपने पूरे शरीर को क्रियाशील कर देता है। ठीक है ना, तो ये बात आप समझ गए हैं कि हम जब वो एक छोटी सी क्रिया करे, हम एक छोटा सा कुछ भी वो देखे, एक करवट लेता है तो पूरा शरीर उसका करवट लेता है ना। अभी जैसे हमने बात की कि एक अगर हम उसके एक पैर पर हल्का सा सहलाए तो वो दोनों पैरों के तलवों को पंखे की तरह खोलता है, दोनों पैरों को समेटता है। तो ये क्रियाएं जो होती है सामान्य और समूहीकृत कही जाती है, क्योंकि जब शिशु के किसी एक अंग को भी हिलाया डुलाया जाए या गुदगुदाया जाए तो शिशु का संपूर्ण शरीर क्रियाशील हो जाता है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट क्रियाओं के बारे में। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि विशिष्ट क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती है जिन्हें शिशु विशेष उद्दीपकों के प्रति क्रिया एक निश्चित या विशेष ढंग से करता है। ठीक है, यानी कि एक विशेष उद्दीपक के लिए जो उसकी क्रिया होती है वो विशेष ढंग से जो क्रिया करता है उसके लिए। और ये क्रियाएं सदैव कैसी होती है? एक जैसी होती है। उद्दीपकों के प्रकार, स्थान और समय में भी परिवर्तन कर दिया जाए ना बच्चों, तो भी इनकी इस क्रिया पर, प्रतिक्रिया पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता है। विशिष्ट क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, सहज अनुक्रियाएं और सामान्यकृत अनुक्रियाएं। सहज अनुक्रियाएं बच्चों, बालकों के जीवन में सहज अनुक्रियाओं का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इन्हीं सहज अनुक्रियाओं के माध्यम से बच्चा हानिकारक वस्तुओं से अपनी रक्षा करता है, और जब वो अपनी रक्षा करना सीखता है तो नए वातावरण के साथ समायोजित करने में भी सफल हो जाता है। बच्चों, ये जो सहज अनुक्रियाएं होती हैं ना, ये ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं होती हैं जो स्वतः ही सभी बालकों के अंदर होती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये सहज अनुक्रियाएं कैसी है? जो कि स्वतः ही बालक के अंदर होती है, और ये ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं होती है, और इससे बालक अपनी वातावरण से रक्षा करता है और वातावरण से समायोजित हो जाता है। सहज क्रियाओं में बच्चों कई प्रकार की क्रियाएं आती है, जैसे कि छींकना, खांसना, सांस लेना, रोना, चिल्लाना, पैर पटकना आदि। बच्चों, ये सभी क्रियाएं कैसी है? जन्मजात है, उसे सिखाई नहीं जाती है ना। ये जो सहज क्रियाएं होती है ये सहज ही उद्दीपकों के प्रतिक्रिया फलस्वरूप होने लगती है, और अगर उद्दीपकों में परिवर्तन कर दिया जाए तो भी इन क्रियाओं के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ सहज अनुक्रियाएं जो कि हम बच्चों में देखते हैं, जैसे कि आंखों की पुतली की सहज अनुक्रिया। आपको पता है बच्चों, ये जो आंखों की पुतली की सहज अनुक्रिया होती है ना, शिशु जन्म के 12 घंटे बाद ही प्रारंभ हो जाती है। इससे शिशु की आंखों को सुरक्षा मिलती है। इस क्रिया में जब नवजात शिशु को जैसे ही उजाले से अंधेरे में या अंधेरे से प्रकाश युक्त स्थान पर हम ले जाए ना, तो उसकी आंखों की जो पुतलियां होती है ना बच्चों, उनका आकार घटता बढ़ता है, और अंधेरे में पुतली का आकार क्या होता है बच्चों? जानते हैं आप सभी? बढ़ जाता है, जबकि तीव्र प्रकाश में पुतली का आकार
छोटा हो जाता है। इस कारण शिशु आँखों के पलकों को खोलना और बंद करने लग जाता है। तो आँखों की पुतली की जो सहज अनुक्रिया है बच्चों, कब प्रारंभ हो जाती है? यह अनुक्रिया प्रारंभ हो जाती है 12 घंटे बाद जन्म के। अब हम बात करते हैं चूसने की सहज अनुक्रिया। जब नवजात शिशु के होठों, गालों से अंगुली को स्पर्श करवाया जाए या माता के स्तन का स्पर्श कराया जाता है, तो कुछ ही समय में स्वतः ही वह चूसने की क्रिया प्रदर्शित करने लग जाता है और उसे चूसने लग जाता है। तो ये ईश्वर प्रदत्त अनुक्रिया है जो कि वो सहजता से करता है। तीसरी अनुक्रिया है मांसपेशियों की सहज क्रिया। जब नवजात शिशु के मांसपेशी स्नायुओं को अगर उद्दीप्त किया जाए तो उनमें संकुचन होता है। जैसे कि पैरों पर आप सहलाएं तो वो घुटना मोड़ लेगा, हाथों को पटकना, है ना। जैसे ही उनकी मांसपेशियों को उद्दीप्त किया जाता है वो उनको संकुचित करना प्रारंभ कर देता है। तो ये होती है मांसपेशियों की सहज अनुक्रिया। उसके बाद है पैर के तलवे की सहज क्रिया। नवजात शिशुओं में यह क्रिया जन्म से लेकर के 6 माह की अवस्था तक पाई जाती है। इस क्रिया में जब शिशु के तलवों को सहलाया जाता है तो वह अपने पैरों की उंगलियों को कैसे फैला देता है बच्चों? पंखों के समान फैला देता है। तो ये हमने अभी बात की सहज अनुक्रियाओं के बारे में। आँखों की पुतली की सहज क्रिया, चूसने की सहज क्रिया, मांसपेशियों की सहज क्रिया और पैर के तलवे की सहज क्रिया। एक बार फिर से बच्चों आप इस चार्ट को ध्यान से देखें कि हम नवजात शिशुओं में जो क्रियात्मक विकास पढ़ रहे हैं, हमने उसमें मुख्यतः 2 प्रकार की क्रियात्मक गतिविधियों के बारे में पढ़ा। पहला सामान्य समूहीकृत गतिविधि और दूसरा विशिष्ट। सामान्य कौन सी होती है? जिसमें कि शिशु का एक अंग क्रियाशील होने के बजाय पूरा शरीर क्रियाशील हो जाता है, उसे हम कहते हैं सामान्य या समूहीकृत गतिविधि। विशिष्ट कौन सी होती है? जो कि बच्चा एक किसी निश्चित उद्दीपक के प्रति निश्चित अनुक्रिया करता है या विशेष अनुक्रिया करता है। तो इसको 2 भागों में बांटा है, सहज अनुक्रियाएं और सामान्यकृत अनुक्रियाएं। सहज अनुक्रियाओं में हमने आँखों की पुतली की सहज क्रिया, चूसने की सहज क्रिया, मांसपेशियों की सहज क्रिया और पैर के तलवे की सहज क्रिया के बारे में पढ़ा था। बच्चों जैसे विशिष्ट क्रियाओं के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि सहज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि सहज अनुक्रियाएं जैसे कि खांसना, सांस लेना, मुस्कुराना, रोना, चिल्लाना, पैर पटकना, ये सब जन्मजात सहज क्रियाएं हैं। आँखों की पुतली की सहज अनुक्रिया, चूसने की सहज अनुक्रिया, मांसपेशियों की सहज अनुक्रिया और पाँव के तलवे की सहज अनुक्रिया, ये सभी कौन सी अनुक्रियाएं हैं? सहज, जो कि विशिष्ट का पहला भाग है। अब विशिष्ट का दूसरा प्रकार है सामान्यकृत अनुक्रिया। बच्चों सामान्यकृत अनुक्रियाओं में वे सभी अनुक्रियाएं सम्मिलित होती है जिसमें कि शिशु का केवल एक ही अंग क्रियाशील नहीं होता, अपितु एक साथ कई अंग क्रियाशील होते हैं। एक अंग नहीं, कई सारे अंग एक साथ क्रियाशील हो जाते हैं। जैसे कि बच्चों सिर घुमाना, अंगूठा चूसना, हाथ पैर झटकना, प्रकाश की ओर देखना, बच्चे का मुंह बंद करना, खोलना आदि, ये क्रियाएं भी शिशु के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के उद्दीपकों के प्रति ये प्रदर्शित होती है। आपने देखा होगा ना बच्चों, जैसे ही बच्चे को सुलाया जाए, वो पलटना अभी नहीं जानता है, लेकिन अगर वो देखता है कि उसकी माता उसके आसपास कहीं घूम रही है तो वो अपना सिर घुमा लेता है, सिर घुमाता है और साथ में पैर भी पटकता है। यानी कि वो ये प्रदर्शित करता है कि उसे गोद में ले लिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से अनुक्रिया करता है। तो इस प्रकार की अनुक्रियाओं को हम सामान्यकृत अनुक्रिया कहते हैं। बच्चों जैसे कि हमने प्रारंभ में भी पढ़ लिया था कि नवजात शिशु के बारे में तो हमने पढ़ना प्रारंभ किया ही था। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि विभिन्न अवस्थाओं में हम क्रियात्मक विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला था गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास।
जो कि मैंने आपको बता दिया था, जो कि माता अनुभव कर लेती है जबकि शिशु गर्भ में 5-6 माह का होता है। ठीक है ना। तो हाथ पैरों को हिलाना डुलाना, सिर से धक्का देना, करवट बदलना, ये सब अंदर शिशु करता है। ठीक है ना। शरीर को मोड़ना, हाथ फेंकना, पैर पटकना, तो गर्भकालीन अवस्था से ही ये चीज़ें प्रारंभ हो जाती है। फिर हमने नवजात शिशु की क्रियात्मक विकास के बारे में, विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों हम क्रियात्मक विकास पढ़ रहे हैं। आज हमने शुरुआत की और आज हमने सबसे पहले गर्भकालीन अवस्था और नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।